आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गूगल एनालिटिक्स हमारे ट्रैफिक सोर्सेज को इवैल्यूएट करता है और कैसे हम गूगल एनालिटिक्स में इस डेटा को देख सकते हैं और उस डेटा को हमें कैसे एनालाइज करना चाहिए। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। और अगर आप इससे जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो हमारी गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगनर्स की सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे यूटीएम पैरामीटर्स को यूज़ करके हम अपने जितने भी ट्रैफिक सोर्सेज हैं या ट्रैफिक सोर्स मीडियम्स हैं उनको हम आसानी से सेग्रीगेट कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। यानी कि हम यूटीएम पैरामीटर्स जब यूज़ करेंगे तो हमें पता होगा कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, किस कैंपेन के थ्रू है, और अगर कोई कीवर्ड है पेड मार्केटिंग में तो वो कीवर्ड क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले सेशन में कवर की थी और इस सेशन में हम जानेंगे कि कैसे गूगल एनालिटिक्स हमारे डिफरेंट ट्रैफिक सोर्सेज को कैटेगराइज करता है और उस डेटा को हमें कैसे इवैल्यूएट करना चाहिए। तो जब भी कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पर आता है तो गूगल एनालिटिक्स को ये सबसे पहले पता करना होता है कि ये ट्रैफिक आया कहाँ से है और उसी हिसाब से वो उसको सेग्रीगेट करता है अलग अलग सोर्सेज में। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम की मदद लेते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा पहला स्टेप होता है कि जब कोई भी विजिटर हमारी वेबसाइट को ब्राउज़र में ओपन करता है तो हमारा गूगल एनालिटिक्स का कोड एग्जीक्यूट होता है उस वेबसाइट के बैकएंड में। और वो ट्रैकिंग कोड सबसे पहले ये चेक करता है कि क्या इस यूआरएल में जिसके थ्रू ये वेबसाइट ओपन हुई है और ये गूगल एनालिटिक्स कोड एग्जीक्यूट हुआ है, क्या इस यूआरएल में यूटीएम आईडीज़ या यूटीएम पैरामीटर्स हैं। अगर यस तो उसी यूटीएम पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमारा ट्रैफिक सोर्स असाइन हो जाता है। लेकिन अगर उस यूआरएल में यूटीएम आईडीज़ या पैरामीटर्स नहीं हैं तो इस केस में अगला क्वेश्चन आता है कि क्या ये ट्रैफिक सोर्स जिससे हमारी ये वेबसाइट ओपन हुई है, क्या ये ट्रैफिक सोर्स किसी रेफर्ड डोमेन से आ रहा है। यानी कि जैसे कोई सोशल मीडिया वेबसाइट, फेसबुक, पिंटरेस्ट या ट्विटर या और भी कोई डोमेन के किसी और रेफरेंस से अगर हमारे वेबसाइट का कहीं लिंक दिया हुआ है और वहाँ से कोई हमारी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर आता है तो उसको हम कहते हैं रेफरिंग डोमेन। अगला क्वेश्चन यही होता है कि क्या एक रेफरिंग डोमेन प्रेजेंट है, और अगर इसका भी जवाब होता है नहीं तो गूगल एनालिटिक्स इसको श्योर शॉट एक डायरेक्ट ट्रैफिक में कंसिडर करता है और हमारे गूगल एनालिटिक्स के सोर्सेज में ये विजिट एज अ डायरेक्ट ट्रैफिक की तरह से लिस्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसमें हमारा रेफरिंग डोमेन मिल जाता है, यानी कि गूगल एनालिटिक्स कोड को ये रेफर मिल जाता है कि हमारा ये पर्टिकुलर विजिट एक रेफरिंग डोमेन से आ रहा है, और फिर हमारे पास सवाल आता है कि क्या ये रेफरिंग डोमेन कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या कोई भी XYZ प्लेटफॉर्म या फिर एक सर्च इंजन है। तो क्वेश्चन होता है कि क्या ये रेफरिंग डोमेन सर्च इंजन है या नहीं। तो अगर ये एक सर्च इंजन है तो फिर हम इसको लिस्ट कर देते हैं उस सर्च इंजन के नाम से और उसको ट्रैफिक को नाम दिया जाता है कैटेगरी एज ऑर्गेनिक, और उसके साथ किस कीवर्ड को यूज़ करके वो विजिटर हमारी वेबसाइट पे आया वो भी हमारे गूगल एनालिटिक्स में लिस्ट हो जाता है। और गूगल बड़ी आसानी से ये पता लगा सकता है कि गूगल के अलावा और कौन से सर्च इंजन्स हैं जिनसे ट्रैफिक आ रहा है, जैसे कि बिंग, याहू, एमएसएन सर्च इंजन या और भी कोई। और अगर ये ट्रैफिक रेफरल सोर्स सर्च इंजन नहीं है तो फिर हमारे गूगल ट्रैफिक सोर्सेज में उस पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम आ जाएगा जहाँ से हमें ये विजिट आया है, जैसे कि मे बी फेसबुक, पिंटरेस्ट, ट्विटर या कोई भी XYZ वेबसाइट जहाँ पर हमारा लिंक प्रेजेंट था और वहाँ से विजिटर ने हमारी वेबसाइट को लिंक को क्लिक किया और हमारी वेबसाइट को विजिट किया। तो ये एक फ्लो चार्ट जैसे स्ट्रक्चर को देखकर हम समझ सकते हैं कि गूगल एनालिटिक्स ये कैसे तय करता है कि हमारा ट्रैफिक किस सोर्स में लिस्ट होना है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखने की है वो ये है कि गूगल एनालिटिक्स में कोई भी डायरेक्ट ट्रैफिक सोर्स का डेटा एक सेशन की तरह से मेंटेन होता है और वो सेशन 6 महीने तक वैलिड रहता है
अगले डायरेक्ट विजिट के लिए। और इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहले मंथ में आपने कोई वेबसाइट के बारे में सुना या कहीं से उसके बारे में पढ़ा, आपने उस वेबसाइट के यूआरएल को ब्राउज़र में टाइप किया और उस वेबसाइट पर आप विज़िट करते हैं। वो आपका पहला विज़िट माना जाता है और उसको हम ऑब्वियसली एक डायरेक्ट विज़िट कंसिडर करेंगे। मान लीजिए आप वहाँ उस वेबसाइट पर एक न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लेते हैं और वो न्यूज़लेटर से आपको कुछ ही दिन में एक मेल आता है और उसमें आपको एक लिंक मिलता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे वापस विज़िट करने का। तो वहाँ पर अगर UTM पैरामीटर्स हम मान के चलते हैं कि ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उस न्यूज़लेटर के लिंक में, तो वो ट्रैफिक हमारा न्यूज़लेटर रेफर डोमेन में ऐड हो जाता है एज अ ट्रैफिक सोर्स। अब उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ उस वेबसाइट के बारे में किसी XYZ ब्लॉग में पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसी वेबसाइट का लिंक वहाँ पर मेंशन है और वहाँ से आप उसको क्लिक करते हैं। तो ये जब विज़िट आप उस वेबसाइट पर करेंगे तो ये काउंट होगा एज अ रेफर ट्रैफिक सोर्स उस पर्टिकुलर XYZ ब्लॉग के थ्रू। तो यहाँ तक सारी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं, जैसा ट्रैफिक काउंट होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ अब होगी जब आप 6 महीने से पहले उस वेबसाइट को वापस विज़िट करते हैं। मे बी इस टाइम आप ब्राउज़र में, अब आप जानते हैं उस वेबसाइट के बारे में, आपने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया हुआ है, आपने उस वेबसाइट के बारे में किसी XYZ ब्लॉग पर भी पढ़ा है। तो अब अगर आप उस वेबसाइट को वापस डायरेक्टली जाके ब्राउज़र में ओपन करते हैं विदिन 6 मंथ्स, तो अब वो विज़िट डायरेक्ट एक्सेस है, लेकिन गूगल एनालिटिक्स इस विज़िट को डायरेक्ट ट्रैफिक में कंसिडर नहीं करेगा। वो इसको कंसिडर करेगा वेबसाइट XYZ के रेफरल में, जो कि थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं कंसिडर होता है गूगल एनालिटिक्स में। लेकिन 6 महीने के बाद अगर आप दोबारा से उस वेबसाइट का URL ब्राउज़र में टाइप करके विज़िट करते हैं, तब वो कंसिडर होता है प्रॉपर डायरेक्ट ट्रैफिक में। लेकिन 6 महीने के अंडर में वो सेशन मेंटेन रहेगा और जब भी आप डायरेक्ट विज़िट करेंगे उस वेबसाइट के URL पर, तो वो उसको काउंट कर लेगा आपके XYZ ब्लॉग के रेफरल ट्रैफिक में, जो आपने लास्ट टाइम जिसके थ्रू उस वेबसाइट को विज़िट किया था। तो इस तरह से ये सेशन 6 महीने तक मेंटेन रहता है। इस वजह से हमारा जो डायरेक्ट ट्रैफिक या रेफरल ट्रैफिक हम देख रहे हैं गूगल एनालिटिक्स में, वो थोड़ा हमें क्लोजली एनालाइज करना होता है। लेकिन इस डेटा को और प्रिसाइजली कैप्चर करने का तरीका गूगल एनालिटिक्स में मौजूद है, ताकि ये डेटा जिसको हम कहें कि गलत तरीके से रेफरल डोमेन में ऐड हो रहा है, जो कि कंसिडर होना चाहिए डायरेक्ट ट्रैफिक में, इसको हम सुधार सकते हैं एक छोटा सा चेंज करके अपने गूगल एनालिटिक्स में। तो चलिए चलते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स के बैकएंड में और देखते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो जैसा हमने अभी देखा कि 6 महीने तक हमारा ये सेशन टाइम आउट नहीं होता है पर्टिकुलर कैंपेन का, तो हमारे इस सेशन के टाइम आउट ना होने की वजह से हमारा काफ़ी डेटा हमारे लास्ट रेफरल ट्रैफिक के सोर्स में चला जाता है, जो एक्चुअली डायरेक्ट ट्रैफिक में कंसिडर होना चाहिए था। और इस डेटा को ठीक करने के लिए हम अपने इस कैंपेन टाइम आउट का जो टाइम ड्यूरेशन है, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए हम जाएंगे पहले कन्वर्जन्स में, उसके बाद मल्टी चैनल फनल्स के अंदर हम देखते हैं टाइम लैग, और यहाँ नीचे स्क्रॉल करने पर हम यहाँ डेटा देख सकते हैं कि हमारे कन्वर्जन नंबर्स आ रहे हैं, उसके बाद कन्वर्जन अमाउंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0, 1, 2, 3 डेज़ का लैग होता है इस अमाउंट के कन्वर्जन को करने में और इस अमाउंट को जनरेट करने में। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि पहली बार जब भी कोई विज़िट करता है, वो विज़िटर हैं 49,000 या 50,000 के आसपास, और वो पहले ही विज़िट में इतना रेवेन्यू कन्वर्ट हो जाता है या इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। यानी कि हमारे 50,000 विज़िटर्स कोई डिले नहीं करते हैं या कोई टाइम लैग नहीं करते हैं 0 डेज़ का भी, कि वो हमारी वेबसाइट पर विज़िट करें और कन्वर्ट करें या परचेज़ करें। लेकिन 2000 या 2500 के आसपास विज़िटर्स ऐसे हैं जो एक दिन का टाइम लैग लेते हैं हमारी वेबसाइट पे कन्वर्ट होने में। तो इसी तरह से अगर हम इस डेटा को नीचे देखें तो ऑन एन एवरेज
15 to 30 डेज़ में हमारे सारे विजिटर्स जो भी वेबसाइट पर आते हैं वो नॉर्मली कन्वर्ट हो जाते हैं या परचेज कर लेते हैं। तो इस डेटा से हम ये जान सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पर कितने दिन का डिले हो रहा है फाइनल कन्वर्जन होने में। तो हम इस टाइम ड्यूरेशन को, जितने टाइम में हमारा ये कन्वर्जन होता है, इतने ही टाइम ड्यूरेशन का सेशन हम मेंटेन कर सकते हैं हमारे कैंपेन्स के लिए। तो मान लीजिए अगर आप एक ऐड कैंपेन चला रहे हैं और उसका सेशन एज़ पर गूगल एनालिटिक्स जो नॉर्मली 6 महीने में एक्सपायर होता है, अगर हम उस सेशन को सिर्फ 1 महीने में या 15 दिन में एक्सपायर कर देंगे तो फिर हमारा प्रॉपर नया सेशन क्रिएट होगा जो ये आसानी से हमें बता पाएगा कि नया ट्रैफिक किस सोर्स से आ रहा है। और इस सेशन को छोटा करने के लिए हम जा सकते हैं हमारे एडमिन सेक्शन में और यहाँ ट्रैकिंग इन्फो में हम क्लिक करेंगे और यहाँ से सेशन सेटिंग्स हमको मिलेंगी और यहाँ पर हमारे पास होता है कैंपेन टाइम आउट। यहाँ पे हम डेज़, आवर्स, मिनट्स और मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं कि कब हम चाहते हैं कि हमारा सेशन एक्सपायर हो। बाय डिफ़ॉल्ट जैसा हमने अभी देखा 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन होता है और इसको हम एडिट कर सकते हैं। फ़िलहाल इस डेमो अकाउंट में हमें ये प्रिविलेजेस नहीं है कि हम इस सेशन को चेंज कर पाएँ, लेकिन आप अगर एडमिन हैं अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट के तो ये आपको एडिटेबल फॉर्म में मिलेगा। तो ये सेशन जब हम 1 महीने का या 15 दिन का कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारे टाइम लैग डिटेक्ट किया यहाँ से, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने इस सेशन को घटा सकते हैं और इस तरह से गूगल एनालिटिक्स में हमें ट्रैफिक सोर्स का डेटा थोड़ा और प्रॉपरली देखने को मिल जाएगा। और हमारे गूगल एनालिटिक्स में जब हमें ये देखना होता है कि हमारे ट्रैफिक सोर्स कौन से हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं, तो इसका डेटा हमें मिलता है एक्विजिशन सेक्शन में और यहाँ पर हम जा सकते हैं ऑल ट्रैफिक पर और यहाँ हम देख सकते हैं सोर्स मीडियम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास डायरेक्ट गूगल CPC यानी कि गूगल ऑर्गेनिक और गूगल CPC का डेटा है। उसके बाद पार्टनर्स और एफिलिएट्स हैं और उसके अलावा कुछ और ट्रैफिक सोर्सेज भी हैं। तो यहाँ पर अगर हम गूगल CPC पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारा गूगल ऐड कैंपेन के लिए है और यहाँ हम देख सकते हैं कि एक पिछले कुछ महीनों के डेटा में हमारे पास यहाँ पर एक सडन जंप देखने को मिल रहा है और ये जंप मोस्ट प्रोबेबली हमारे किसी नए कैंपेन को रन करने की वजह से आया हो सकता है। तो अभी हम इस डेटा को देख रहे हैं और हमें मालूम है कि कोई हमने लेटेस्ट कैंपेन रन किया है, तो हम ये याद रख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक जंप आना ऑब्वियस है। लेकिन 6 महीने बाद जब हम इस डेटा को वापस एनालाइज अगर करने जाएंगे तो शायद हम ये नहीं ध्यान रख पाएंगे कि ये जंप क्यों आया था। तो यहाँ पर हम इसको एक एनोटेशन नोट्स की तरह से यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम न्यू एनोटेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ डेट हम चेंज कर लेते हैं 15 सितंबर। तो 15 सितंबर पर हम एक न्यू जंप या न्यू ट्रैफिक स्पाइक इस तरह से कुछ भी नोट्स डालकर एक नया एनोटेशन क्रिएट कर सकते हैं ताकि आगे फ्यूचर में हमें याद रहे कि ये ट्रैफिक जंप क्यों आया था। या अगर कोई ऐसा एब्रप्ट चेंज आप देखते हैं और एक तरह से कुछ नोट्स अपने इस ट्रैफिक पर डालना चाहते हैं तो इस एनोटेशन से कर सकते हैं। तो अब तक हमने जाना कि हम किस तरह से UTM पैरामीटर्स को यूज़ करके अलग अलग ट्रैफिक सोर्स में अपने ट्रैफिक को सेग्रीगेट कर सकते हैं और हमारे इस सोर्स और मीडियम सेक्शन से हम देख पाते हैं कि क्या क्या ट्रैफिक सोर्सेज हैं जो हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला रहे हैं। लेकिन जैसा हमने पहले देखा कि किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए हमें उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गूगल का CPC ऐड कैंपेन से हमें 3000 प्लस विजिट्स मिल रहे हैं और जैसा कि हम जानते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक जो हमें इस एड्स के थ्रू मिल रहा है उसका सेशन 6 महीने तक होता है। और अगर कोई ऐसा डायरेक्ट ट्रैफिक है जो इस ऐड के बाद हमारी वेबसाइट को विज़िट कर रहा है तो वो ट्रैफिक भी हमारा गूगल CPC में ऐड हो रहा होगा। उसको देखने के लिए यहाँ सेकेंडरी डायमेंशन में हम लिख सकते हैं डायरेक्ट सेशंस और यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे जो नो और यस में डेटा दिखा रहा है इसका मतलब है
कि 3000 प्लस विजिटर्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेशन नहीं क्रिएट हुआ, हमारे प्रॉपर ऐड से विजिट हुआ है। वहीं दूसरी तरफ 104 विजिट्स ऐसे हुए हैं जो डायरेक्ट विजिट हैं, जो ऐड के थ्रू नहीं आए हैं, लेकिन हमारे गूगल सीपीसी ट्रैफिक सोर्स में वो ऐड हो गए हैं। तो इसका मतलब ऐसे भी ट्रैफिक हैं जो ऐड पर क्लिक कर कर नहीं आए हैं, वो हमारे ऐड पर उन्होंने क्लिक किया, उसके बाद उस वेबसाइट को उन्होंने बंद कर दिया या बाउंस हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा उस यूआरएल को ब्राउज़र में लिखा और हमारी उस वेबसाइट पर विज़िट किया। और ये हमारा इस गूगल सीपीसी में ऐड इसलिए हो गया क्योंकि हमारा सेशन टाइम आउट 6 महीने का होता है। तो 6 महीने के अंडर में इन्होंने वापस विज़िट किया और इस वजह से ये डायरेक्ट ट्रैफिक हमें गूगल सीपीसी के अंडर में देखने को मिल रहा है। और सिर्फ गूगल सीपीसी में ही नहीं, अगर आपका कोई रेफरल ट्रैफिक है, मान लीजिए आपको पिंटरेस्ट से या फेसबुक से ट्रैफिक मिल रहा है और आप ये प्रॉपर्ली देखना चाहते हैं कि कितने ऐसे विजिटर्स हैं जो फेसबुक या अलग रेफरल यूआरएल से आए, तो इसको भी आप सेकेंडरी डायमेंशन को ऑन करके डायरेक्ट सेशंस देख सकते हैं कि कितने एक्चुअली उस रेफरल यूआरएल से आ रहे हैं या कितने ऐसे हैं जो वापस उस यूआरएल पर डायरेक्ट विजिट किए हैं और वो हमारे कैंपेन टाइम आउट के ड्यूरेशन की वजह से वापस उसी रेफरल डोमेन में ऐड हो गए हैं। तो इस डेटा को देख के हम समझ सकते हैं कि ये कितना ज़रूरी है कि हम अपने इस कैंपेन टाइम आउट सेशन को जितना ज़रूरी है उतना ही लंबा रखें। 6 महीने का टाइम आउट सेशन बहुत लंबा हो सकता है। और अगर हम उसके अलावा अगर हम अपने ट्रैफिक सोर्सेज पर वापस जाएं तो यहाँ हम देख सकते हैं डायरेक्ट और यहाँ हम देख सकते हैं गूगल सीपीसी हमारे 3000 प्लस विजिटर्स आ रहे हैं। और इसके अलावा जब हम अपने मान लीजिए गूगल सीपीसी एड कैंपेन को ही थोड़ा और डीप एनालाइज करना चाहें तो यहाँ सेकेंडरी डायमेंशन में हम लिख सकते हैं लैंडिंग पेजेस। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे गूगल सीपीसी ऐड को रन करने के बाद इन पेजेस पर हमें विजिट्स मिल रहे हैं और इन पेजेस पर विजिट होने के बाद ये हमारा बाउंस रेट आता है। तो जैसा हमने पहले के सेशंस में देखा, बाउंस रेट होना गलत नहीं है या ख़राब नहीं है, हमें इसको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एनालाइज करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि बाउंस रेट किस पेज पर हो रहा है और वो रेलेवेंट बाउंस है या नहीं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एक पेड ऐड की, तो हमने एक ऐड क्रिएट किया होगा और हमने असाइन किया होगा कि ऐड पर क्लिक करके विजिटर्स हमारे होम पेज पर जाएंगे, स्टोर पर या पर्टिकुलर किसी कैटेगरी पेज पर या मे बी प्रोडक्ट पेज पर विजिट करेंगे। तो हमारे विजिटर्स हमारे ऐड के थ्रू इन लैंडिंग पेजेस पर आते हैं और इतना % बाउंस रेट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें एनालाइज करना ज़रूरी हो जाएगा कि हमारा ऐड कैंपेन सही काम कर रहा है या नहीं। अगर हम देखते हैं कि लोग हमारे एड्स पर क्लिक कर रहे हैं, विजिट आ रहे हैं, लेकिन बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है, तो इट मीन्स हमारे लैंडिंग पेज में हमें चेक करने की ज़रूरत है कि लोग कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे हैं या बाउंस रेट ज़्यादा क्यों है। यहाँ पर हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी होगी। अगर हम यहाँ से ऐड फॉर्मेट को ऑन करें सेकेंडरी डायमेंशन में, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट ऐड है और इमेज ऐड है, यानी कि इमेज डिस्प्ले ऐड और टेक्स्ट ऐड मतलब जो गूगल सर्च ऐड होता है। तो यहाँ पर बाउंस रेट ऑलमोस्ट दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट हमें इसमें समझना चाहिए कि जब भी कोई टेक्स्ट कैंपेन होता है, यानी कि हम गूगल कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं हमारा ऐड शो करने में, और अगर वहाँ से भी हमें बाउंस रेट ज़्यादा मिलता है, तो ये डेफिनेटली देखने वाली चीज़ है कि हमारा यहाँ पर बाउंस रेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जिस कीवर्ड को हम टारगेट करके ऐड रन कर रहे हैं, हमारे विजिटर्स को हमारी वेबसाइट पे जाने के बाद वो सेटिस्फैक्टरी डेटा या वो रेलेवेंट डेटा नहीं मिल रहा है और इसी वजह से वो बाउंस रेट ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हमारा इमेज या डिस्प्ले ऐड होता है तो वहाँ पे बाउंस रेट ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इमेज ऐड या डिस्प्ले एड्स गूगल में बहुत ज़्यादा कन्वर्जन या बहुत ज़्यादा सेल्स फ्रेंडली नहीं होते हैं। वो इमेज और डिस्प्ले ऐड ब्रांड अवेयरनेस की तरह ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन हमारे गूगल सर्च ऐड जो कीवर्ड स्पेसिफिक होते हैं उन पे हमारा बाउंस रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स हमारे टारगेटेड कीवर्ड्स या तो गलत हैं या फिर जिन कीवर्ड्स को हमने टारगेट किया है
उससे रेलेवेंट डेटा हमारे विजिटर्स को हमारी वेबसाइट पर नहीं मिला है। तो इस तरह से गूगल एनालिटिक्स हमारे वेबसाइट के ट्रैफिक को इवैल्यूएट करता है, और जब हम इसको और गहराई से देखते हैं तो हम ये एनालाइज कर पाते हैं कि हमारे कौन कौन से ट्रैफिक सोर्स हैं जो एक्चुअली हमारे लिए अच्छा ट्रैफिक ला रहे हैं, और कैसे हमारे एड कैंपेन्स के ट्रैफिक सोर्सेज को हम एनालाइज कर सकते हैं कि वो सही परफॉर्म कर रहे हैं या फिर बाउंस रेट ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और गूगल एनालिटिक्स से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।